डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारा अगला लेक्चर है कार्टेशियन प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसके ऊपर बेस करके जितने भी थ्योरम्स आते हैं, थ्योरम्स बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, उसके बारे में जितने भी थ्योरी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे अपन ने डिटेल में बातचीत कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जैसे वो क्वेश्चन खत्म होता है तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे हमारा अगला टॉपिक, दैट इज रिलेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन को। कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं, देन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए सेट बी सेट सी सेट दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं इस चीज को, उसी को अभी वेरीफाई कराना है। मान लो आपको एग्जांपल लेकर के प्रूव करना है जो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब सिंपल है ये सब प्रूफ, ऑलरेडी बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से, खुद से ही कर सकते हो, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको करके दूंगा। तो देखिए, वी हैव ए बराबर ए सी डी है ना, ए सी डी है, बी का वैल्यू क्या होगा, बी सी ई होगा, और सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू मेरे ख्याल से ये डी ई एफ या ए ई एफ है, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली, बट जो भी है शायद ए ई एफ ही होगा, तो इसको ए ई एफ लेके ही चलते हैं। यहाँ से अगर अपन बी माइनस सी का बात करें तो क्लियरली आप समझ रहे होंगे कि बी माइनस सी यहाँ से क्या आएगा भाई, बी माइनस सी मतलब वो एलिमेंट जो बी पे है बट सी पे नहीं है। तो कौन कौन बी पे है बट सी पे नहीं है, बी और सी दोनों के दोनों बी पे है बट सी पे नहीं। तो अभी अगर मैं ए क्रॉस बी माइनस सी निकालने जाऊं तो ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, बी पर कितने एलिमेंट है भाई, 2 एलिमेंट है, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 6 एलिमेंट आ जाएंगे ना। तो ये हो जाएगा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी, डी कॉमा बी और डी कॉमा सी। क्लियर? अगेन आपको ए क्रॉस बी निकालना है, जिसको रोमन 1 मार्क करके भी रख सकते हो। अगेन आपको ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी तो बड़ा हो जाएगा, 9 एलिमेंट्स आ जाएगा, क्यों आएगा ना भाई 9 एलिमेंट्स, 3 into 3 9 एलिमेंट्स हो जाएगा। ठीक है, टोटल 9 एलिमेंट्स हो जाएगा। तो पहले क्या आएगा, ए कॉमा बी, फिर आप बोल सकते हो ए कॉमा सी, फिर ए कॉमा ई, फिर मान लो सी कॉमा बी आ गया, सी कॉमा सी आ गया, सी कॉमा ई आ गया, फिर मान लीजिए डी कॉमा बी आया, फिर मान लीजिए डी कॉमा सी आया, फिर मान लीजिए डी कॉमा ई आ गया। इस तरीके से चलेगा कहानी, क्लियर है बोलो? चल, तो सिमिलरली आप ए क्रॉस सी निकाल दीजिए यार, ए क्रॉस सी क्या होगा, ए सी डी क्रॉस सी, सी कौन है, ए ई एफ, तो ये कितना आ जाएगा लगभग आपका, ए होगा, ए के बाद ए ई होगा, फिर ए एफ होगा, फिर क्या आएगा, सी ए होगा, सी ई होगा, सी एफ होगा, फिर क्या आएगा, डी ए होगा, डी ई होगा, डी एफ होगा। ठीक है, तो अभी अगर इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते तो देखिएगा जरा क्या आएगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, क्या आ रहा होगा लगभग, मान लीजिए वो एलिमेंट जो यहाँ पे है बस यहाँ पे नहीं है, ए कॉमा बी नीचे कहीं पे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, ए कॉमा बी आ जाएगा, ए कॉमा सी नीचे दिख रहा है, दिख रहा है क्या नीचे, ए कॉमा सी नहीं दिख रहा है, तो ए कॉमा सी भी आ जाएगा पूरा, ए कॉमा ई, हाँ ए कॉमा ई आ गया, सी कॉमा बी, सी कॉमा बी मेरे ख्याल से नहीं है तो सी कॉमा बी भी आ जाएगा, सी कॉमा सी, सी कॉमा सी भी नहीं है तो सी कॉमा सी भी आ जाएगा, सी कॉमा ई, सी कॉमा ई तो प्रेजेंट है, डी बी प्रेजेंट नहीं है तो आ जाएगा, डी सी भी प्रेजेंट नहीं है तो आ जाएगा, और डी ई बिल्कुल प्रेजेंट है तो नहीं आएगा। तो ये 6 एलिमेंट, ठीक है ना।
तो डीबी डीसी सीबी सीसी। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 दिस टू आर एग्जैक्टली इक्वल। तो अब क्या कमेंट कर दोगे, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव A क्रॉस B माइनस C इज इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। बस समझ में आया, क्लियर है? चलो हो गया पहला क्वेश्चन। इसको तो मैं ओरिजिनल इसका प्रूफ जो है यूजिंग सेट ऑपरेशन वो भी मैंने आपको करा के दिया है, क्लियर लास्ट लेक्चर में। अभी वेरीफाई करने बोला है बुक में तो वेरीफाई कर दिया, वो वेरिफिकेशन ही उनके लिए प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्ली, अपन इरेज कर रहे हैं इसको, जगह निकाल रहे ताकि अपन आगे के क्वेश्चंस कर पाए। आगे देखिएगा जरा ध्यान से, क्या बोला जा रहा है, एन ऑफ ए क्रॉस ए का वैल्यू 9 है, बिल्कुल सही, एन ऑफ ए क्रॉस ए का वैल्यू 9 है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि सबसे पहला इंफॉर्मेशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए इज 9, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए के इक्वल होगा, व्हिच इज 9 होगा। तो एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए का स्क्वायर जो कि 9 होगा, और एन ऑफ ए का स्क्वायर अगर 9 है तो एन ऑफ ए 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि -3 तो होगा नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का अपन बातचीत कर रहे हैं। आगे की कहानी में देखो क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि ए क्रॉस ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें ये दोनों एलिमेंट का सेट जो है वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, बेसिकली प्रॉपर सबसेट है। अगेन मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये दोनों को लेकर के अगर ये दोनों एलिमेंट्स हो, ऑब्वियसली ये किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एलिमेंट होगा, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में आ रहा है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑब्वियसली ये मेंशन करना जरूरी है, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये किसी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का दो एलिमेंट है, उनको लेकर के अपन ने एक सेट बनाया, वो ए क्रॉस ए का सबसेट दिया गया है, सबसेट नहीं प्रॉपर सबसेट। तो ऑब्वियसली अगर ये दोनों को लेकर के जो सेट है वो अगर इसका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक सेट है, तो ऑब्वियसली -3,1 जो होगा वो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट होगा, और 2,-3 भी उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एलिमेंट होगा। सिंपल से समझ में आ रहा है कि ए और बी अगर इस सेट में है तो ए बी को लेकर के मान लो कोई सेट का बात कर रहे हो आप ABC, ठीक है, बात समझ में आया। तो अगर मैं ए बी को लेकर के दो एक सेट बनाता हूं तो ये ए का सबसेट प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए था, तभी तो ये हो पाया ना। और अगर ये हो रहा है तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, आप लिख पाओगे जब यहाँ पे लिखे। तो यहाँ से आपको क्या समझ आता है कि भाई यहाँ पे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम सेट के बीच में है, मतलब -3 भी ए पे बिलोंग करेगा, 1 भी ए पे बिलोंग करेगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 भी ए पे बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब यह है कि -3 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, एंड यहां से आपको मिल गया 2 बिलोंग्स टू ए। दूसरा वाला जो मिला -3 बिलोंग्स टू ए। होता क्या है कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में है तो -3 ए सेट में होगा और 1 अगले वाले सेट में होगा, बट एज दोनों सेम है तो -3 ए पे बिलोंग करेगा और 1 भी ए पे ही बिलोंग करेगा, ठीक है ना। सिमिलरली 2 ए पे बिलोंग करेगा और -3 ए पे बिलोंग करेगा, जो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। तो ये तीनों के तीनों ए पे बिलोंग करेगा, है ना। और एज हमें यहाँ पे पता चल गया कि n ऑफ ए 3 है, तो ऑब्वियसली ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ए सेट में अगर 3 ही एलिमेंट है और ये तीनों के तीनों ए पे बिलोंग कर रहा है, तो ए सेट में सिर्फ ये 3 एलिमेंट ही होगा, इसके अलावा और कोई एलिमेंट पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है। तो एज n ऑफ ए इज इक्वल टू 3 and -3, 1 and 2 all three belongs to set A, therefore A के पास एक ही पॉसिबिलिटी है और वो होगा -3, 1 और 2, ठीक है। A इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता है, क्लियर, बात समझ में आया। इसी प्लेटफॉर्म में आपको 1.2 में एक और क्वेश्चन दिया गया है, समथिंग 8 या 9 में है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा तो आपके बुक में कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा ठीक ठाक लॉजिक है ना, लॉजिकल क्वेश्चन है, बाकी सारे के सारे फ्लैट क्वेश्चन है डायरेक्टली, ठीक है।
बात समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से समझिएगा एंड देन अकॉर्डिंगली कीजिएगा, ये एग्जाम में आने का बिल्कुल प्रोबेबिलिटी रहता है। चलिए अब समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अपन अगले लेक्चर्स में अगले क्वेश्चंस में चलते हैं और आगे चीजों को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है। नंबर 3 में ABC दिया हुआ है with the help of tree diagram. Then with the help of tree diagram, find A cross B, B cross A and A cross B cross C. अच्छा, T डायग्राम के मदद से आपको फाइंड करना है। ऐसे अगर मैं फाइंड करने बोलता है A क्रॉस B, B क्रॉस A, ये सब तो निकाल ही लोगे आप, ठीक है। अगर मैं A क्रॉस B क्रॉस C डायरेक्टली निकाल के दिखाना चाहता हूँ तो दिखा देता हूँ एक बार। ऑर्डर ट्रिपलेट का कंसेप्ट, ये मान लो 2,4 है और अगले वाले पे आप मान लीजिए -3, -1, 3 और 7 आ रहा है और C मान लीजिए 1,0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले A क्रॉस B निकालने का प्रयास करूं तो क्या आएगा, 2,4 क्रॉस -1, 3, 7। तो यहां से क्या आएगा, 2 - 1, 2, 3, फिर उसके बाद 2, 7 आएगा, फिर आ जाएगा 4 - 1, फिर आ जाएगा 4, 3, फिर आएगा आपका 4, 7। तो अभी अगर मैं A क्रॉस B क्रॉस C का बात करूं तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ ये कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ये सेट के साथ ये सेट प्रोडक्ट में आएगा। तो एलिमेंट्स क्या होगा, इसको फिक्स करो और इसका 2 एलिमेंट पिक करो, ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट्स होगा वो हमेशा ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। फिर 2, 3 के साथ 1 एक बार, 0 एक बार, 6 एलिमेंट से इधर उधर 2 है तो आंसर कितना हो जाएगा, 12 एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर एक बार 2, 7 के साथ 1, फिर 2, 7 के साथ 0, फिर 4 - 1 के साथ 1, फिर 4 - 1 के साथ 0, है ना। फिर 4, 3 के साथ 1 और 4, 3 के साथ 0, फिर 4, 7 के साथ 1 और 4, 7 के साथ 0। बात समझ में आया? तो टोटल आपके पास यहाँ पे 12 एलिमेंट्स आ गए। पर ध्यान दे देना कि आप इस तरीके से मत लिख दीजिएगा, है ना, 2, -1, 1, ठीक है ना। ऐसे मत लिख दीजिएगा, ये नोटेशन में कहने को तो ये सही है बट नोटेशन में इसको यूज नहीं करते, हम ऑर्डर ट्रिपलेट यूज करते हैं। जब 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ऑर्डर ट्रिपलेट चाहिए। अगर n सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक n टपल होना चाहिए जिसमें A1, A2, A3 AN तक रहेगा। बात समझ में आया? क्लियर? तो ये हो गया, चलो निकाल के दे दिया 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरे हिसाब से। अब ये अगर मैं बात करूं दोस्त, है ना, आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, ट्री डायग्राम की मदद से इसको करना है। तो अगर ट्री डायग्राम की मदद से करना है तो आप कैसे करोगे, जरा ध्यान से अपन दिखाते हैं आपको। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। मैं आपको ट्री डायग्राम की मदद से दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए 2, 4, फिर -1, 3, 7 और फिर यहाँ पे 1, 0 है, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा आपका 2, 1, 2 - 1, 1। बात समझ में आया? ठीक है। एक हो जाएगा 2 - 1 और 0, 2 - 1 और 0, ठीक है। एक हो जाएगा आपका 2, 3 और 1। बात समझ में आया? 2, 3 और 1, इसको आप ऐसे बोल सकते हो 2, 3 और 1, ठीक है। दूसरे को आप बोल सकते हो 2, 3 और 0, 2, 3 और 0। बात समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल 4 हो गए, ठीक बात है भाई। यहाँ पे आपको टोटल 4 हो गए। अच्छा सॉरी 4 नहीं, और भी बाकी है, 2, 7 दे करके बाकी है। 2, 7, 1, 2, 7, 1 ऐसे आप बोल सकते हो। फिर 2, 7, 0 का अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, 2, 7, 0। बात समझ में आया ना? सिमिलरली ऐसे ही आपको 4 दे करके और 6 मिल जाएगा, तो 6 और 6 12 मिल जाएगा। तो इसी को अपन ट्री डायग्राम बोलते हैं। क्लियर है? हो गया।
आगे बात करते चलिए धीरे धीरे, है ना। अच्छा, एक आध क्वेश्चन और अगर मैं पिक करूँ यहाँ से, इसी प्लेटफॉर्म में आपके पास बुक में अगर एक आध दो और क्वेश्चन मिल जाता है इसी प्लेटफॉर्म में, तो बोला अपन ले लेते एक साथ। ट्री डायग्राम बेस्ड, चलो एक से ही आप कर पाओगे ऑलरेडी, बट फिर भी हाँ एक आध क्वेश्चन और मिल गया। आप देख सकते हो कि पेज नंबर 13 में दिया हुआ है, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन और, मान लीजिए ए का वैल्यू 1 2 3, बी का वैल्यू मान लीजिए 4 5 और सी का वैल्यू मान लीजिए 6 7 8, ठीक है, क्लियर। तो वही आप लिख दीजिए 1 2 3 को, फिर 1 के करस्पॉन्डिंग 4 5 2 आएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे वो लोग ट्री डायग्राम में दो दो बार करके लिखा है, मतलब एक साथ, मैंने तो यहाँ पे एक साथ कर लिया, वो लोग सेपरेट करके लिखा है। अगर सेपरेट करके लिखा है तो आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बोला, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा, मैंने तो वैसे के लिए एक ही चीज में बना दिया था, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं दिखा सकता हूँ आपको क्या करना है, जैसे कि मतलब बार बार लिखना है, रिपीटेडली चीजों को लिख देना है, ठीक है। तो मान लीजिए 1 के साथ एक बार, 2 के साथ एक बार, 3 के साथ एक बार आएगा। 1 के साथ मान लो एक बार 4, एक बार 5, फिर 2 के साथ भी एक बार 4, एक बार 5, फिर 3 के साथ भी एक बार 4, एक बार 5, ठीक है। आपको निकालना है यहाँ पे बेसिकली A क्रॉस B क्रॉस C विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि 4 के पास अभी क्या ऑप्शन है, 1 और 4 को अगर फिक्स कर दिया तो 4 के पास 3 ऑप्शन है, 6 7 8, इधर भी 3 ऑप्शन है 6 7 8, इधर भी 3 ऑप्शन है इस 4 के पास 6 7 8, इस 5 के पास भी 3 ऑप्शन है 6 7 8, इस 4 के पास भी 6 7 8, इस 5 के पास भी 6 7 8। तो एक ऑप्शन तो हो जाएगा 1 4 6, फिर 1 4 7, फिर 1 4 8, लिख दीजिएगा ऑर्डर ट्रिपलेट इस तरीके से, फिर 1 5 6, मतलब क्लियर रहता है डायग्राम, फिर 1 5 7, फिर 1 5 8, फिर 2 4 6, 2 4 7, 2 4 8, फिर 2 5 क्रॉस नहीं होगा यहाँ पे 6, फिर 2 5 7, फिर 2 5 8, फिर 3 4 6, 3 4 7 और 3 4 8, और फिर 3 5 6, 3 5 7 और 3 5 8। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और 18 ही होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 into 3 into 2 18 एलिमेंट्स ही होना चाहिए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द थ्री सेट्स A B and C। जिस कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट तो आएगा, उस सेट का सारे एलिमेंट एक ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्मेट में होगा, दैट इज A, B, C इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से मत करो, इस तरीके से मैं तो बोलूंगा इस तरीके से मत करो, एक ही डायग्राम में ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, अगर ज्यादा एलिमेंट्स हो तो स्ट्रगल करोगे, है ना, बहुत सारे कुछ समझोगे नहीं, है ना। तो बेटर है कि अगर बड़ा होता है लेंथ तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट इस तरीके से आप कर लो तो बेटर है, ठीक है। तो प्रॉपर्ली आप कर लीजिएगा, है ना। पहले सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो फर्स्ट सेट होगा उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फिक्स कीजिए, फिर सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेकंड सेट है उसका 1 के करस्पॉन्डिंग उसका सारे एलिमेंट्स, फिर 2 के करस्पॉन्डिंग उसका सारे एलिमेंट्स, फिर 3 के करस्पॉन्डिंग उसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है। फिर उस एलिमेंट को फिक्स करके उसके अंदर पे थर्ड सेट जो है उसका सारे एलिमेंट अकॉर्डिंगली चलता जाएगा, क्लियर है। तो आपके पास इतने पॉसिबल डिफरेंट ऑर्डर ट्रिपलेट्स आ जाएंगे इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C, क्लियर। तो इसी तरीके से ट्री डायग्राम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं अपन लोग, ठीक है। आप अच्छे से नोट करके रख दीजिएगा, मैंने एंटायर प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी देखो दोस्त, 4 मेरे ख्याल से अगर मैं यही भी करूंगा तो भी चलेगा, है ना, बड़ा सिंपल सा चीज है, 1 की तरह ही है। पहले आप B यूनियन C निकालोगे, फिर जो सेट आएगा उसके साथ A का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के रोमन 1 करके रख दोगे, और फिर आप अगेन देकर के एक बार A क्रॉस B निकालोगे और एक बार आप A क्रॉस C निकालोगे, और फिर दोनों का यूनियन लेके रोमन 2 दे करके रख दोगे, फिर 1 और 2 से आप दिखा दोगे कि दोनों एक्जैक्टली इक्वल आ रहे हैं। वेरीफाइड टाइप का प्रॉब्लम है, जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 पे सॉल्व कर रखा है, क्लियर है बोला। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 में चलते हैं और देखते हैं और चीजों को ध्यान समझने का प्रयास करते हैं दोस्त, क्लियर। चलिए
चलिए जरा ध्यान से देखते हैं और इन चीजों को समझते हैं। अगर मैं बात करूं आगे की कहानी, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 5। तो प्रॉब्लम 5 की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि कैपिटल ए एक सेट दे रखा है जो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा गया है। कैपिटल ए एक सेट दे रखा है जिसका एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट किया गया है, where x such that x is an integer and x lies between -2 and -4, जो कि गलत है मेरे ख्याल से। -2 and -4 के बीच में कैसे लाई करेगा यार, -2 और 4 के बीच में होना चाहिए था मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो -2 से 4 के बीच में अगर x कोई इंटीजर है तो ऑब्वियसली -2 और 4 तो इंक्लूडेड नहीं है। अगर इक्वालिटी होता तो इंक्लूडेड होता, बट एज इक्वालिटी नहीं है तो इंक्लूडेड नहीं है। असल में तो चलो क्वेश्चन को और अच्छा करने के लिए यहाँ पे इक्वालिटी लगा देते हैं, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 0 1 2 3 4, ये 6 एलिमेंट्स आ जाएगा। और b का अगर मैं बात करूं तो y is a root of y square minus 9 बराबर 0। तो y square minus 9 बराबर 0 का रूट कौन कौन है, 3 होगा और -3 होगा, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये तो आप ऊपर ही लिख दो, n ऑफ a कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, एंड n ऑफ b कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। n ऑफ b आ गया। तो आपको निकालना क्या है, अगर a क्रॉस b निकालने को बोले तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दीजिएगा, 12 एलिमेंट्स आएगा। बट एज यहाँ पे a क्रॉस b नहीं बोला है, डायरेक्टली n ऑफ a क्रॉस b बोला है, तो n ऑफ a क्रॉस b आप जानते हो n ऑफ a इंटू n ऑफ b के इक्वल होगा। तो n ऑफ a कितना आ रहा है, 6 इंटू 2, आंसर हो जाएगा 12। और अगर आपको a क्रॉस b लिखने को बोलता है तो आप a क्रॉस b लिख सकते हो, अगर b क्रॉस a लिखने को बोलता है वो भी आप लिख सकते हो। पहले 3 के साथ 6 का 6 आ जाएगा, 6 ऑर्डर पेयर, और फिर -3 के साथ और 6 एलिमेंट आ जाएगा और 6 ऑर्डर पेयर। क्लियर। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हो। 4 तो मैंने आपको होमवर्क दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 होमवर्क अगर दिया मैं तो 8 भी जरूर होमवर्क दूंगा, ठीक है। 7 8 भी होमवर्क दूंगा यार, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है ना। ये आप कैसे निकालोगे, अभी अभी मैंने a क्रॉस b क्रॉस c निकाल के दिखाया। पहले आप a क्रॉस a निकाल दोगे और फिर उसके आंसर के साथ a का कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे। बट ध्यान रहे कि आंसर जो आएगा वो ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्मेट में आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा मत लिख दीजिएगा जो मैंने पहले बताया, जो मिस्टेक करते हैं लोग अक्सर, ठीक है। तो आपको ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म में आंसर देना है। दैट इज पहला एलिमेंट आ जाएगा 0 0 0, फिर आ जाएगा 0 0 1, इस तरीके से, फिर 0 1 0, ऐसे अलग अलग कितने ऑर्डर पेयर आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 अलग अलग ऑर्डर ट्रिपलेट आएगा उस सेट में, दैट इज इस पूरा सेट में, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए होमवर्क रहा। अगर आप चाहते हो तो इसको भी ट्री डायग्राम से सॉल्व करके देख सकते हो। क्लियर है। चलो, और ये वाला तो आप समझ ही रहे हो भाई, a स्क्वायर का मतलब क्या है, a स्क्वायर का मतलब है a इंटू ए, b स्क्वायर का मतलब क्या है, b इंटू बी, ठीक है। तो देखो यहाँ से लॉजिक बताना बड़ा सिंपल बात है, क्योंकि a और b सेट अदल बदल करके लिख दिया, बट एलिमेंट्स तो सेम है, एलिमेंट्स तो सेम है ना दोनों में। अगर मैं ये भी लिख देता b सेट को, अगर और टफ करना है आपको ना, तो आप ऐसे लिख दो, तो बच्चे आधे 90% बच्चे फंस जाएंगे। इस वक्त भी तो मैं बोल सकता हूँ ना कि a और b जो है वो इक्वल है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में सेम है। इधर भी 2 होगा, इधर भी 2 होगा। आप बोलोगे सर इधर तो 3 है, भाई रिपीटेशन होने से अपन काउंट नहीं करते, जान के रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम 2 एलिमेंट ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट होता है, ठीक है। तो इस केस में भी आप देखोगे कि a और b अगर एग्जैक्टली इक्वल है तो भाई a क्रॉस b तो a स्क्वायर के इक्वल होगा और b क्रॉस a भी b स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है ना। मतलब a क्रॉस b b क्रॉस a ये दोनों भी इक्वल होगा और ये दोनों a स्क्वायर और b स्क्वायर के इक्वल भी होगा। मतलब ये पूरा चीज ट्रू हो जाएगा। इस केस में भी अगर यहाँ पे से 4,2 देता तो भी ट्रू होता, और अगर ये दिया हुआ है जो और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा तब भी ये ट्रू रहेगा। समझ में आया ना, क्योंकि आप जानते हो 2 सेट इक्वल कब होता है, 2 सेट इक्वल तभी होता है जब उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होता है और ईच एंड एवरी एलिमेंट भी सेम होता है। तो अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में तो 2 है,
बट इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत लोग बोल देते 3 है, बट ये गलत है। इस सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को काउंट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है, और एग्जैक्टली दोनों एलिमेंट क्लियर है। यहाँ पे भी 2 4, यहाँ पे भी 2 4, तो ये दोनों साइड इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट a स्क्वायर या तो b स्क्वायर होगा, और b क्रॉस a भी a स्क्वायर या b स्क्वायर होगा, तो दोनों एग्जैक्टली इक्वल आ गया। मतलब ये रिलेशन पूरा पूरा ट्रू आ रहा है। a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a इक्वल टू b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो प्रॉपर्ली जैसे जैसे मैं जितने भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक चीज आपके कॉपी में नोट हो जाना चाहिए। बात समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन 6 में क्या बोला जा रहा है? देखो 6 में बोला जा रहा है सर ए कोई भी एक सेट दिया है सिंगलटन सेट, और बी कोई भी एक और सिंगलटन सेट दिया है 1, ठीक है। तो आपको P ऑफ A क्रॉस B निकालना है। तो A क्रॉस B पहले निकाल दीजिए। A क्रॉस B क्या हो जाएगा? इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, बात समझ में है? फिर अगर यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी कितना एलिमेंट होगा? 2 एलिमेंट ही होगा ना, बात समझ में है? सॉरी एक ही एलिमेंट होगा, 1 into 1, ठीक है ना, 1 एलिमेंट होगा। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक ही एलिमेंट आ रहा है तो उसका पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? P ऑफ A क्रॉस B में कितना एलिमेंट होगा? बोलो। P ऑफ A क्रॉस B में आपके पास आ जाएगा, अगर सेट में एक एलिमेंट है तो पावर सेट में 2 to the power n एलिमेंट होता है। पावर सेट मतलब क्या? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट कितना हो जाएगा? 2 to the power n ही तो होगा, तो 2 power 1 2 हो जाएगा। मतलब क्या कि पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? पावर सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? एक तो ये आ जाएगा पूरा पूरा, है ना। अगर मान लो आपके पास एक सेट है 1, 2, 3, ठीक है, तो उसका पावर सेट आप जब लिखते हो तो क्या लिखते हो? ऑल पॉसिबल सबसेट, मतलब सेट ऑफ 1 भी आता है, सेट ऑफ 2 भी आता है, सेट ऑफ 3 भी आता है, फिर सेट ऑफ 1, 2 भी आता है, फिर सेट ऑफ 1, 3 भी आता है, फिर सेट ऑफ 2, 3 भी आता है, फिर सेट ऑफ 1, 2, 3 भी आता है ना, फिर 5 आता है। बात समझ में है ना? क्लियर है? यही चीज एग्जैक्टली आपको यहाँ पे भी समझना है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली ये आ जाएगा, है ना। और दूसरा कौन होगा? दूसरा तो और कोई है ही नहीं, तो 5 हो जाएगा। बात समझ में आया ना? दूसरा कौन हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक तो ये सेट ही खुद का सबसेट होगा और दूसरा 5 हो जाएगा। तो ये हो गया P ऑफ A क्रॉस B, है ना। एग्जैक्टली यहाँ पे एक भी ब्रैकेट अगर छूटा तो पूरा पूरा गलत है। सिमिलरली P ऑफ B क्रॉस A भी आप लिख सकते हो बहुत आसानी से, यहाँ पे बस 1, 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं P ऑफ A क्रॉस B लिखना है, क्वेश्चन को और थोड़ा डिफिकल्ट कर दे। मान लीजिए P ऑफ A क्रॉस B लिखना है, पावर सेट का लॉजिक जो आप 9th में ऑलरेडी पढ़े हो। P ऑफ A क्रॉस B अगर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? पावर सेट ऑफ A क्रॉस B अगर लिखना है तो क्या लिखोगे? यहाँ पे 2 एलिमेंट है, इस सेट में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो उसका पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा? 4। कौन कौन? एक तो सिर्फ ये, मतलब इस एलिमेंट को सेट बनाना होगा। ये तो अभी एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट का सेट, दैट इज कर्ली ब्रैकेट ऑफ 0, 1, है ना। ये एक सेट हो गया, क्योंकि पावर सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो अपने आप में एक सेट होता है। अभी के लिए तो ये इस सेट का एक एलिमेंट है, तो उसका कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, तो ये पावर सेट का एक एलिमेंट हो गया, मतलब इसका पावर सेट का एक एलिमेंट हो गया। फिर आप 5 को कर्ली ब्रैकेट लगा के बोल सकते हो, अगर 5 इस सेट का एक एलिमेंट है तो सेट ऑफ 5 जो होगा वो इस सेट का एक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को ले लेंगे, ये सेट खुद भी अपना सबसेट होगा, इन दोनों को अगर ले लेंगे तो भी होगा, ठीक है। इन दोनों को अगर ले लेंगे तो भी होगा, है ना। और लास्ट में कौन आएगा? 5 आएगा, ठीक है। तो बार बार बोल रहा हूं, इसको ध्यान से कीजिएगा इस क्वेश्चन को, इसमें बच्चे लोग गलती कर देते हैं। अगर मैं ये पूछता हूं तो बिल्कुल वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल लिखने का कोशिश कीजिएगा खुद से, P ऑफ A क्रॉस B, ये भी आप खुद से लिखने का कोशिश कीजिएगा। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है 3 मार्क दे करके, जहाँ पे आपको 16 एलिमेंट्स लिखना होगा।
बात समझिएगा, ठीक है, बात ध्यान से समझिएगा। अगर x किसी सेट का एलिमेंट है, बात समझ में आया ना, अगर x किसी सेट का एलिमेंट है तो वही सेट ऑफ x पावर सेट का एक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, वही सेट ऑफ x पावर सेट का एक एलिमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी अब याद रखना, ये ऑलरेडी ये पावर सेट में पढ़ के आए होंगे, ये पावर सेट का लॉजिक है, ठीक बात है, क्लियर है बोला? चलो, तो ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे चीज अपन ने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला ये जरूर आप ट्राई कीजिएगा, और अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह होता है तो जरूर आप कमेंट में अकॉर्डिंगली पूछ सकते हो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का पूरा टॉपिक जो है वो हमारा खत्म हो गया है ना। अभी हम हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज रिलेशन, उस चीज को अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर रहे होंगे। बात समझ आया, क्लियर है बोला? चलिए, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है रिलेशन, उसको स्टार्ट करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 1.2 तक, यहाँ तक करने के बाद आप 1.2 का एग्जांपल एक्सरसाइज जो भी रिमेनिंग है, जो हमने टिक नहीं किया, उसको आप आराम से पूरा कंप्लीट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पार्ट दैट इज रिलेशन। मैं और डिटेल थियरी जो है वो लिख नहीं रहा हूँ, मैं ऑलरेडी मोबाइल से देख करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको अपना स्क्रीन में दिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रिलेशन। रिलेशन बेसिकली क्या है, देखो इतना देर तक हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो रिलेशन कुछ भी नहीं है, जस्ट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक सेट अगर आपका 1,2 है, ठीक है, दूसरा सेट मान लीजिए 3,4 है। तो अगर मैं A क्रॉस B का बात करूं तो A क्रॉस B क्या होगा, 1 3 1 4 2 3 2 4, ये सारे के सारे होगा A क्रॉस B, बराबर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका जितने भी पॉसिबल सबसेट होगा वो सारे के सारे एक रिलेशन होगा। अगर मैं एक रिलेशन लिखना चाहता हूं R1, तो मैं सिर्फ 1,3 और 1,4 को लेके भी लिख सकता हूं। एक रिलेशन R2 में मैं 3 के 3 एलिमेंट भी लेके आ सकता हूं। अगर मैं एक चाहता हूं तो एक भी लेके आ सकता हूं। अगर मैं चारों के चारों तो चारों के चारों भी लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कुछ भी नहीं लेके आता हूं तो भी चलेगा, वो एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे A एक सेट लेते हो 1 2 और B एक सेट लेते हो 3 4, तो 1 2 1 4 3 1 4 1 3 2 4 और 2 3, ये चार पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो अभी अगर आप इनमें से एक भी लिखते हो तो भी तो ये रिलेशन है, क्योंकि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन। अभी सबसेट में उससे कम भी हो सकता है, उसके इक्वल भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। तो 1 3 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, या तो सिर्फ 2 3 भी हो सकता है, सिर्फ 2 4 भी हो सकता है, या फिर अगर एक से ज्यादा आप बोलते हो तो भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कुछ भी मार्क नहीं करते हो तो भी वो एक रिलेशन कहलाएगा जो कि एम्प्टी रिलेशन होगा, ठीक है। तो रिलेशन बेसिकली क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। रिलेशन बेसिकली कितना है, क्या है, सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसी जगह से आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में बातचीत करोगे ना, तो आप क्लियरली आप समझ गए होंगे कि सर अगर रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितना पॉसिबल सबसेट होगा उतना ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा ऑब्वियसली। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा, बोलो 4 एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, 2 पावर 4, दैट इज 16 पॉसिबल सबसेट्स होगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन भी कितना होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं एक सेट A है, दूसरा सेट B है, A सेट में m एलिमेंट्स है और B सेट में n एलिमेंट्स है, तो अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करूं A से B पे, है ना, उसको इस तरीके से लिखा जाता है ना, R colon dash A to B। अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करूं A से B पे, तो उस रिलेशन में मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना पॉसिबल हो जाएगा A सेट से B सेट में, ऑब्वियसली 2 to the power m into n हो जाएगा। क्लियर है? आप पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो और कार्टेशियन प्रोडक्ट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होगा वही हो जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B। क्लियर? तो इसी चीज को एग्जैक्टली आपको समझना है एंड देन अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें अप्लाई करके सॉल्व करना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका रिलेशन का एक ओवरव्यू।
relation is just the subset of Cartesian product of two sets. ठीक है, relation is just the subset of Cartesian product of two non-empty sets. Clear? चलो, तो अगर मैं बोलूं R is a relation from A to B, तो इसका मतलब क्या है? R A क्रॉस B का एक सबसेट होगा। और अगर मैं ये बोलता हूं कि R A क्रॉस B का एक सबसेट है, तो इसका मतलब भी ये है कि R A से B पे एक रिलेशन है। तो ये वाइस वर्सा दोनों तरफ से ट्रू है। अगर R A से B पे एक रिलेशन है, तो डेफिनेटली R A क्रॉस B का एक सबसेट होगा। प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, वो मैं नहीं जानता, सबसेट होगा। बट अगर R प्रॉपर इम्प्रॉपर तो समझते ही, प्रॉपर मतलब ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है, तो ए पे जितना एलिमेंट्स है वो बी पे तो होगा ही, और बी पे उससे ज्यादा होगा। और अगर मैं इम्प्रॉपर का बात करूं तो लगभग दोनों पे सिमिलर होगा। तो अगर आर कोई भी एक रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूं ए साइड से बी साइड से, तो आर को ए क्रॉस बी का सबसेट होना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली आप ये बोल सकते हो कि आर अगर ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, आर अगर ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, तो डेफिनेटली आर ए से बी पे एक रिलेशन होगा। ये दोनों तरफ से ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लिखा गया इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन वॉइड सेट, दैट इज नॉन एम्प्टी सेट ए to a non-empty set B, and if A comma B belongs to R, then we write A R B, which is read as A is related to the B by the relation R. ठीक है, तो इसका मतलब बस यही बोला जा रहा है कि भाई अगर मेरे पास एक A सेट है, एक B सेट है, अगर मैं बोलूंगा कि A जो है वो कैपिटल A में बिलोंग कर रहा है और B जो है वो कैपिटल B में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आया ना? ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि A R B, इसका मतलब क्या? A is related to element B under the given relation R. अगर मैं लिख देता हूं A is not related to B, इसका मतलब क्या? कि इस सिंबल का मतलब है कि A is not related to B under the relation R. तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशन हो गया कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, रिलेशन हम क्या बोलेंगे, बेसिकली रिलेशन क्या होता है, इस चीज का डेफिनेशन हमने समझे और उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन इन दोनों चीज पे ही अपन ने इतना देर तक बात कर रखा है। क्लियर है? बोलो, समझ में आया? बाकी पार्ट को आप रीड कर लीजिएगा, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बार बार आपको याद दिलाता हूं कि रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है। अभी अगर सबसेट आप नहीं समझते तो सबसेट को पहले पढ़ो, तब जाकर के ये समझोगे। सबसेट दो प्रकार का होता है, प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। ठीक है, तो चाहे प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है, बट रिलेशन जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स का सबसेट होगा। अगर मेरे पास दो सेट है ए और बी, और अगर मैं बोलूं आर एक रिलेशन है बी से ए पे या फिर ए से बी पे, अगर ए से बी पे होता है आर एक रिलेशन, तो आर ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा। अगर आर बी से ए पे एक रिलेशन होता है, तो आर बी क्रॉस ए का एक सबसेट होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर आर बी क्रॉस ए का सबसेट है, तो आर एक रिलेशन होगा फ्रॉम सेट बी टू ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट का दूसरा सेट पे एक रिलेशन होगा आर। क्लियर है? तो ये सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। और इन दोनों सिंबल का मतलब समझना, इसका मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर, इसका मतलब है ए इज नॉट रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर। बहुत बढ़िया। तो जैसे हम सेट्स में रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करते हैं, सिमिलरली हम लोग रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेशन को पढ़ते हैं। तो रिलेशन में कितने प्रकार के रिप्रेजेंटेशन आते हैं उनको जरा ध्यान से देखते हैं। एक रिलेशन में कितने प्रकार के रिप्रेजेंटेशंस आते हैं उनको जरा अपन लोग ध्यान से देखते हैं। समझते बोला? ठीक है, चलिए देखते ध्यान से कितने प्रकार के रिप्रेजेंटेशन एक रिलेशन में हमारे को मिलता है। सबसे पहला रोस्टर फॉर्म, जैसे आपको सेट में मिला था, और दूसरा क्या होगा? दूसरा हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। बात समझ में आया ना? पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, अगर मैं रोस्टर फॉर्म का बात करूं तो समझ ही होंगे भाई, ठीक है ना?
जैसे कि एग्जांपल देकर के समझा देता हूँ। रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे लिखा जाता है वो आप ऑलरेडी जानते होंगे, स्क्रीन में देख रहे होंगे आप ऑलरेडी, ठीक है। अगर मैं एक बात करूं कि ए एक सेट है, मान लो मेरे पास -2 -1 0 1 2, और बी एक और सेट है 0 1 4 9 10, ठीक है भाई, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं A is any element of set A and B is any element of set B, और A is related to B, A or B implies A square is equal to B, ठीक है सर, मैं implies and implied, तो ये आपका रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो R को आप उसमें लिख करके बताओ कि कैसे लिखोगे एग्जैक्टली, ठीक है। किस चीज में लिख के बताना है R को एग्जैक्टली, आपको R को उसके फॉर्मेट में बताना है दोस्त, कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्मेट, मतलब बेसिकली आप पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालोगे तो भी चलेगा ना। अच्छा मैं निकाल के बता देता हूँ। देखो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि रिलेशन हमेशा सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स होता है, बिल्कुल सही, हम लोग यही बोलते हैं हमेशा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि रिलेशन जो है वो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स होता है, ठीक बात है। बट अगर मैं बोलूं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे यहां से, आप बोलोगे सबसे पहले कि सर यहाँ पे A क्रॉस B का बात कर रहे हो ना, तो -2, 0 आ सकता है, -2, 1 आ सकता है, -2, 4 आ सकता है, -2, 9 आ सकता है, -2, 10 आ सकता है, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएगा, 5 × 5 25 एलिमेंट्स हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक बात है। बट ये जो रिलेशन है A स्क्वायर इक्वल टू B, मतलब A इज रिलेटेड टू B इंप्लाइज A स्क्वायर इक्वल टू B, तो आपका रिलेशन मेनली ये दिया हुआ है, जहां पे A कैपिटल A सेट का कोई एलिमेंट है और B जो है वो कैपिटल B सेट का कोई एलिमेंट है। तो अगर A स्क्वायर इक्वल टू B है तो कौन कौन सा एलिमेंट रिलेट होगा, जरा ध्यान से देखो तो, ठीक है। A सेट का किसी एलिमेंट का स्क्वायर B सेट के इक्वल, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि A सेट से अगर मैं -2 लेता हूं तो -2 का स्क्वायर क्या यहाँ पे कोई है, 4 है, तो 4 -2 और 4 को एक एलिमेंट आप बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। दूसरा अगर A को मैं -1 लेता हूं तो -1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर 0 लेता हूं तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, फिर 1 अगर लेता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर 2 लेता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। बेसिकली ये जो R है उस R पे आपके पास ये 5 ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ठीक है। तो इन पांचों को अगर मैं कॉमा देकर के ऐसे सेपरेट करके एक साइड बना के लिख देता हूं तो इसको रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिलेशन R बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप सेट में भी रोस्टर फॉर्म लिखते थे, कॉमा से सेपरेट करते थे, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से आप कॉमा से सेपरेट कर रहे हो। बट फर्क बस इतना सा था कि सेट में आपका एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट के फॉर्मेट में था, नंबर या फिर अल्फाबेट कुछ भी, बट यहाँ पे जो भी एलिमेंट है वो एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में है, ठीक है। फर्क बस इतना सा, ठीक है। और अब देखो हम जो डेफिनेशन में पढ़ के आए कि रिलेशन जो होगा वो हमेशा एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होगा, उस चीज का जस्टिफिकेशन भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है यहाँ पे, बात समझ रहे हो, उस चीज का प्रॉपर जस्टिफिकेशन भी यहाँ पे आपको पूरा मिल जाता है दोस्त, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा इस चीज का जस्टिफिकेशन आपको अच्छे से मिल जाता है। बोलोगे आप, बोलोगे कैसे सर, ध्यान से दिखाता हूं मैं कैसे, ध्यान से अवसर पर कि अगर मैं बोलूं कि A क्रॉस B को अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ पे एग्जैक्टली 25 एलिमेंट्स आएगा, बट इन 25 एलिमेंट्स में से ही ये 5 एलिमेंट है दोस्त, ठीक है। तो क्या ये R A क्रॉस B का सबसेट नहीं है, बिल्कुल है, यहाँ पे तो प्रॉपर सबसेट हो गया, बट हमेशा प्रॉपर सबसेट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए डेफिनेशन में सबसेट बोला गया, चाहे प्रॉपर भी होगा तो भी चलेगा, इम्प्रॉपर भी हुआ तभी तो भी चलेगा। अंडर दिस रिलेशन जो ऑर्डर्ड पेयर A और B, स्मॉल a और स्मॉल b, such that small a belongs to capital A and small b belongs to capital B, स्मॉल a और स्मॉल b जिस तरीके से रिलेट हुआ है अंडर द गिवन रिलेशन A स्क्वायर बराबर B, वो चीज हमने यहाँ पे लिख करके आपको दिखाया, बात समझ में आ रहा है, वो सारी चीज अपन ने यहाँ पे लिख करके आपको दिखाया, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहां से आपको क्लियरली मिल चुका है कि R क्या है, क्लियरली A क्रॉस B का जो होगा तो क्या होगा, सबसेट हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं।
आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो आगे क्या होगा उस चीज को ध्यान से समझते हैं। चलिए, तो ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ए दिया है, बी दिया है, और ए स्क्वायर इक्वल टू बी के अंदर में जो रिलेशन है वो हमने आइडेंटिफाई करके निकाल दिया, बट वो रोस्टर फॉर्म में हमने निकाला। तो इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को लिखा जाता है जैसे आपने सेट में लिखते थे। ठीक है, बस ऑर्डर पेयर यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल किसी एलिमेंट की जगह पे, कोई नंबर या अल्फाबेट जैसे सेट में होता था उसके जगह पे मान लो ऑर्डर पेयर आ जाएगा। ठीक है, और क्लियरली दिख रहा है कि ये इसका सबसेट है। अगर ये इसका सबसेट हो तो क्लियरली आर जो है वो ए सेट से बी सेट में एक रिलेशन है, और अगर आर ए सेट से बी सेट में एक रिलेशन होता है तो भी आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। वही हम डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ के आए हो। चलिए देखते हैं उसके आगे की कहानी क्या आता है। उसके आगे आपको बोला जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोला जाता है? सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या आएगा? सेट बिल्डर फॉर्म में क्लियरली लिखा गया है, क्या लिखा गया? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है कि a, b such that a belongs to capital A, b belongs to capital B, and a, b satisfy the rule which associates A and B, which associates A and B, which associates A and B। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। The rule which associates A and B, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर मैं बोलूं कि सेट बिल्डर में लिखना, सेट बिल्डर में हमेशा आप जानते हो है ना, आप अपन लोग कैसे लिखते थे? x such that, इस तरीके से लिखते थे ना, x such that, मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसको सेट बिल्डर में कैसे लिखते थे? x such that x is a नेचुरल नंबर। मतलब इस सेट का जो भी एलिमेंट है उसको हम x से रिप्रेजेंट कर देते थे। बट अभी तो हम x से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि अभी रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएगा वो तो x के फॉर्मेट में नहीं आएगा, वो तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में आएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? a, b का फॉर्मेट आएगा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा दोस्त? a, b का फॉर्मेट आएगा। बात समझ आ रहा है? क्लियर है बोला? चलो, तो इस रिलेशन का जो एलिमेंट होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट की तरह ही होगा, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे a, b लिखा, सच दैट a बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज कैपिटल A, एंड b बिलोंग्स टू सेकंड सेट, दैट इज कैपिटल B। क्योंकि ये a क्रॉस b का सबसेट लिख रहे हो, अगर a क्रॉस b का सबसेट नहीं लिखते हो तो b क्रॉस a, b, a लिखते हैं यहाँ पे ऑब्वियसली। And A, B satisfy the rule which associates A and B। Obviously वही तो रिलेशन का इंफॉर्मेशन हो गया ना, है ना? तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो A, B such that A belongs to A, B belongs to B, and A square equal to B, and the rule which associates A and B। इसका मतलब ही क्या है? ऐसा कोई रिलेशन A और B का दे दो, है ना? सच दैट, जैसे मान लो आप A स्क्वायर इक्वल टू B एक रिलेशन है, वैसे लिख सकते हो, या फिर A लेस देन B वो भी एक रिलेशन है, तो एंड देके A लेस देन B भी लिख सकते हो, A ग्रेटर देन B भी लिख सकते हो, A इक्वल टू B भी लिख सकते हो, A इक्वल टू 1/B, कुछ भी चाहते हो आप, अपना मनमर्जी कुछ भी लिख सकते हो, है ना? मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन जो भी हो। जैसे एक आप क्वेश्चन में करा के देता हूं आपको, मान लीजिए कोई भी यहाँ पे एक सेट दे रखा है A 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक और सेट दे रखा है B 1 1/2 1/3 1/4 1/5। समझ में? क्लियर है? तो R एक रिलेशन आपके पास है। अच्छा, R को ऑलरेडी दे के दिया है उन्होंने, है ना? अच्छा, यहाँ पे डॉटेड लगा दिया। अगर यहाँ पे डॉटेड लगा दिया तो B क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। आप जानते हो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक भी अगर इनफाइनाइट सेट होता है तो A क्रॉस B भी इनफाइनाइट सेट होगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। R जो है वो मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है 1, 1 2, 1/2 3, 1/3 4, 1/4 5, 1/5। तो यहां से मेरे को क्लियरली समझ आ रहा है ना दोस्त कि R का जो एलिमेंट्स है उनके बीच में जो रिलेशन है वो किस प्रकार का रिलेशन है, क्लियरली यहां से समझ में आ रहा है। A इक्वल टू 1/B वाला रिलेशन, ठीक है। तो इसको अगर मैं सेट बिल्डर में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले लिखूंगा कि इस रिलेशन का एलिमेंट किस प्रकार में होगा, वो किस प्रकार में होगा? A, B के फॉर्मेट में होगा, such that A belongs to capital A set, फर्स्ट एलिमेंट सारे के सारे कैपिटल A सेट से आ रहा है, B belongs to capital B, सेकंड एलिमेंट सारे के सारे B सेट से आ रहा है, एंड A is equal to क्या? 1/B, सॉरी B equal to 1/A,
ठीक है ना, सारे के सारे सेकंड एलिमेंट जो है वो 1/a के इक्वल है, आपको दिख रहा है, बात समझ में आया, क्लियर है, एंड b इज इक्वल टू 1/a। तो ये हो गया रोस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन रिलेशन, और यही हो गया आपका स्टैंड बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। तो यही इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस जो आपको समझना है, क्लियर। तो यहां तक हमने बातचीत कर ली, आगे अगर बढ़ते हैं तो अब देखोगे रिप्रेजेंटेशन में और भी बहुत प्रकार के रिप्रेजेंटेशन आता है, जैसे एरो डायग्राम, ठीक है ना, बाई एरो डायग्राम नंबर 3 में दिया हुआ होगा आपको, बाई एरो डायग्राम। अगर एरो डायग्राम का अपन बात करें तो आप देख सकते हो कि एरो डायग्राम में अपन कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक बात है, क्लियर है। जैसे इसी एग्जांपल को मैं बता देता हूं आपको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करा के, ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी जो आपका स्क्रीन में जो एक और एग्जांपल दिख रहा है उसको आप अकॉर्डिंगली सोच सकते हो, समझ सकते हो, कर सकते हो, क्लियर। जैसे मान लीजिए एरो डायग्राम का अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 तो ए सेट में है, और बी सेट को तो इनफाइनाइट सेट है, उसको आप ऐसे लिख दोगे 1/4 1/5 डॉट 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 चलता जा रहा है। तो अगर मैं रिलेशन का बात करूं तो रिलेशन में तो सिर्फ 5 ऑर्डर पेयर आया, 1 के साथ 1 आया, 2 के साथ हाफ आया, 3 के साथ 1/3, 4 के साथ 1/4, 5 के साथ 1/5। तो ये जो मैंने ऑर्डर पेयर्स का रिलेशन करवाया ना, ऑर्डर पेयर के ए और बी एलिमेंट के बीच में, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन करवाया, वही एरो दे करके आप रिप्रेजेंट कर दो, उसी को एरो डायग्राम बोला जाता है, क्लियर। बड़ा सिंपल चीज है दोस्तों। उसके बाद आपका आता है लैटिस डायग्राम, ठीक है ना। लैटिस डायग्राम क्या है, लैटिस डायग्राम भी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लैटिस डायग्राम भी इसी एग्जांपल में मैं समझा देता हूं क्या है। लैटिस डायग्राम में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है, ए सेट का फर्स्ट सेट का जो भी एलिमेंट है वो इधर प्लॉट करो, दैट इज 1 2 3 4 5। सेकंड सेट का सारे एलिमेंट को इधर पुट करो, दैट इज 1 1/2 1/3 है ना, 1/4 1/5। अच्छा, ये तो डिक्रीज होता जाएगा, मतलब मान लो 1 यहाँ पे है तो 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड सो ऑन, ये तो चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। तो हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, 1,1 है सबसे पहले, तो इधर से 1 जाओ, इधर से 1 जाओ, तो ये आ गया 1,1। फिर 2,5 है, ये देखो 2,5 मिल गया ना। फिर 3,1/3 है, तो ये देखो 3,1/3। फिर 4,1/4 है, ये देखो 4,1/4। फिर 5,1/5 है, तो ये देखो 5,1/5। तो ऐसे डॉट दे करके आप अकॉर्डिंगली ज्वाइन, मतलब बस डॉट दे करके रिप्रेजेंट करा देना है, यही है आपका लैटिस डायग्राम, ठीक है ना। और इन डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं। इन डॉट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सारे डॉट्स को हम लोग लैटिस पॉइंट के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया, ठीक है ना। अगर इस ग्राफ को आपको कंप्लीट करना है ऐसे दे करके, ऐसे अगर ग्राफ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो आप, और ना बनाने से भी कोई इश्यू नहीं है ना। अगर बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको स्क्रीन में जो दिख रहा होगा उसमें ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में अगर आता है तो बना दीजिएगा, ठीक है। और बाकी सारे ये पॉइंट्स जो होगा वो एक एक लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो उस रिलेशन का एक एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि आप जानते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एलिमेंट्स होता है ना, सॉरी कोऑर्डिनेट प्लेन्स में जो पॉइंट्स का लोकेशन होता है उनको हम ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही चीज है आपका लैटिस डायग्राम, ठीक है। बात समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अभी उसके आगे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, और उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। बात समझ में आया आपको, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन जो है आपका वो है पेपी डायग्राम, ठीक है। ध्यान से देखो, वो है आपका पेपी डायग्राम। उसके बाद आपका मैट्रिक्स टेबल। इतना सा अगर आपको समझ में आ गया तो काम हो जाएगा, और किसी चीज का कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब आराम से चीजों को समझ जाएंगे, क्लियर है। चलो दोस्त, इसको समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए एक सेट कंसीडर कर रहे 1 2 3 और 6, ठीक है। और एक रिलेशन आपको दे रखा है ए डिवाइड्स बी, जहां पे ए और बी दोनों के दोनों कैपिटल ए सेट का ही
एलिमेंट माना गया है। बात समझ में आया ना? ए कैपिटल ए और बी सेट का ही एलिमेंट, सॉरी कैपिटल ए सेट का ही एलिमेंट माना गया है स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों को। तो अगर मैं बोलूं कि ए डिवाइड्स बी, वो रिलेशन अगर मैं लिखना चाहता हूं, मतलब यहाँ पे ए भी ए पे बिलोंग कर रहा है और बी भी ए पे बिलोंग कर रहा है, मतलब देख लो ना, तो एक रिलेशन अगर ए है तो दूसरा रिलेशन भी सेम ही होगा, 1 2 3 6 ही होगा। तो कौन किसको डिवाइड कर रहा है? 1 तो खुद को डिवाइड करेगा, बिल्कुल, 2 भी खुद को डिवाइड करेगा, 3 भी खुद को डिवाइड करेगा, 6 भी खुद को डिवाइड करेगा, फिर 1 2 को करेगा, 1 3 को करेगा, 1 6 को करेगा, फिर अगर मैं देखूं 2 3 को नहीं करेगा, 2 6 को करेगा, और फिर अगर मैं देखूं 3 6 को करेगा, ठीक है। और इनका कन्वर्स जो है वो तो हो ही नहीं सकता, दैट इज 2 1 3 1 6 1 3 2, ये तो हो ही नहीं सकता, a लेस देन b तो a ग्रेटर देन b तो हो ही नहीं सकता। तो यही पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स आएगा आपका इस रिलेशन में, ठीक है ना। यही रिलेशन को तो हमने लिखा ना रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अगर इसी को अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते हैं? a कॉमा b सच दैट a belongs to a कॉमा b belongs to a and a divides b, यही हो जाता आपका सेट बिल्डर और ये है रोस्टर। अभी अगर इसी रिलेशन को अपन ये हो गया रोस्टर, ये हो गया सेट बिल्डर, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या सीखे थे? उसके बाद अपन ने सीखे थे यार वो क्या है, लैटिस। लैटिस से पहले क्या? एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूं तो क्या होगा? 1 2 3 6, इधर भी आपका 1 2 3 6 आएगा, तो कौन कौन होगा? 1 1 हो जाएगा, फिर 2 2 हो जाएगा, फिर 3 3 हो जाएगा, फिर 6 6 हो जाएगा, फिर 1 2 भी होगा, फिर 1 3 भी होगा, फिर 1 6 भी होगा, है ना। फिर कौन होगा? 1 2 1 3 1 6, हाँ ये तीन भी बता दी। फिर 2 6 होगा और फिर 3 6 होगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे एरो डायग्राम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हाँ 9 एलिमेंट्स है। क्लियर? ये हो गया एरो डायग्राम। ये भी आप ए, ये भी ए, इसमें फुल मार्क आपको मिल जाएगा। अगर मैं लैटिस डायग्राम का बात करूं तो आप क्या करोगे? कार्टेशियन प्लेन बनाओगे, ए सेट का एलिमेंट को इधर डालोगे, दैट इज 1 2 3, है ना, और इधर कहीं ना कहीं पे 6 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 और इधर ऊपर जाके कहीं ना कहीं पे 6 आएगा। तो ऐसे अगर आप लाइंस बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, और 4 5 अगर आप देना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हो बीच में 4 5, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है दोस्त, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है? 1 1 मिल रहा है, ये देखो 1 1, ठीक है। फिर आपको 2 2 मिल रहा है, 2 2, फिर 3 3 मिल रहा है, ये रहा। फिर 6 6 मिल रहा है, ये रहा। फिर आपको 1 2 मिल रहा है, ये रहा 1 2। फिर 1 3 मिल रहा है, ये रहा 1 3। फिर 1 6 मिल रहा है, ये रहा 1 6। फिर 2 6 मिल रहा है, ये रहा 2 6। फिर 3 6 मिल रहा है, ये रहा 3 6। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपके पास कितना आ गया? एग्जैक्टली आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिफरेंट पॉइंट आ गया, जिनको हम किसके नाम से जानते हैं? ये सारे के सारे पॉइंट्स को हम लैटिस पॉइंट बोलेंगे। बीच में 4 5 लगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं होगा आपका। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से आप लैटिस बना लीजिएगा और उसमें पॉइंट्स को प्लॉट कर देना, तो वो लैटिस पॉइंट का लोकेशन हो जाएगा। तो ये चारों तो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। अभी जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? बेसिकली वो हमें पढ़ना है टेपे डायग्राम और मैट्रिक्स टेबल के बारे में, ठीक है। तो इनको मैं इरेज कर रहा हूं। अगर आप लिख के रखना चाहते हो तो बेशक आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब लिख के रखना चाहिए ऑब्वियसली, मेरे हिसाब से तो लिख के रखना चाहिए। जितना भी एग्जांपल शीट में थ्योरी के अंदर दिया ना, उन जो भी आपको एग्जांपल स्क्रीन में दिख रहा होगा, उन सब के लिए आप 6 का 6 रिप्रेजेंटेशन करिएगा, तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन होने से सिमिलरली अकॉर्डिंगली आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो अगर मैं टेपे डायग्राम की बात करूं तो देखो कैसे करेंगे। 1 बना लो यहाँ पे, 2 बना लो यहाँ पे, 3 बना लो यहाँ पे, 6 बना लो यहाँ पे। अभी कैसे रिलेट कराओगे देखो। 1 के साथ कौन? 1। तो अगर 1 के साथ 1 सेम एलिमेंट के साथ खुद रिलेट हो रहा है ना, तो इसको एक लूप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, फिर 6 के साथ 6, ये एक लूप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर आपके पास कौन आ रहा है? 1 के साथ 2 1 2, ठीक है। फिर कौन आ रहा है? 1 के साथ 3, ये रहा 1 3। फिर कौन आ रहा है? 1 के साथ 6, एरो देना तो मैंडेटरी है, 1 6। और फिर 2 6 आ रहा है ना, 2 6 ऐसे बनाओगे आप,
ठीक है, और फिर 3 6 आ रहा है। बात समझ में आया ना? तो इस तरीके से हो जाएगा आपका पूरा पूरा पीपी डायग्राम, इसी को बोलते हैं पीपी डायग्राम। अगर सेम एलिमेंट खुद के साथ रिलेक्ट हो रहा है तो लूप बनाएंगे, और जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो इस तरीके से एरो दे करके, कर्व्ड एरो मान लो, प्रॉपर कर्व्ड एरो दे करके आप समझा दो। क्लियर है? अभी आते हैं मैट्रिक्स टेबल। मैट्रिक्स टेबल में कैसे अपन बात करते हैं देख लो। मैट्रिक्स टेबल में हम क्या करेंगे, इधर एक पार्टीशन लगाएंगे, है ना, इधर अपन ए सेट का बात करेंगे, इधर अपन बी सेट का बात करेंगे। बी सेट में कितना एलिमेंट होगा? अच्छा, यहाँ पे तो ए और ए सेट ही है, यहाँ पे तो सेम एलिमेंट्स है, तो 4 एलिमेंट्स आएगा इधर। इस वाले को अपन इरेज कर सकते हो, और इधर भी 4 एलिमेंट आएगा। दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 6, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 6। सेम सेम है ना, रिलेशन जो है वो सेम सेम। अच्छा, अभी जो ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है उसमें आप 1 लगाओगे, और जो प्रेजेंट नहीं है उसमें आप 0 लगाओगे। जैसे कि देखो 1, 1, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, 1 के साथ 1 रिलेट होगा, तो 1, 1 प्रेजेंट है तो यहाँ पे 1 लगाओगे। फिर 1 के साथ 2 रिलेट होगा, वो भी प्रेजेंट है, वो भी है तो 1 लगाओगे। फिर 1, 3 वो भी है तो 1 लगाओगे। 1, 6 वो भी है तो 1 लगाओगे। फिर 2 के साथ 1, तो 2 के साथ 1 तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 2 तो 1 को डिवाइड करता नहीं है, तो यहाँ पे आप 0 लगाओगे। 2, 2 प्रेजेंट है तो 1 लगाओगे। 2, 3 प्रेजेंट नहीं है तो 0 लगाओगे। 2, 6 प्रेजेंट है तो 1 लगाओगे। ठीक है, 3, 1 प्रेजेंट नहीं है, 3, 2 भी प्रेजेंट नहीं है, 3, 3 प्रेजेंट है, 3, 6 प्रेजेंट है, और 6, 1, 6, 2, 6, 3 तो नहीं होगा, 6, 6 प्रेजेंट। तो ये देखो एग्जैक्टली 9 एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये होता है मैट्रिक्स टेबल। जो ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है उस जगह पे 1 लगा दोगे, और जो प्रेजेंट नहीं है उस जगह पे 0 लगा दोगे, है ना। जैसे अपन कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट पढ़ते 1 और 0 लेकर के, वही एग्जैक्टली किया जाता है यहाँ पे मैट्रिक्स टेबल। तो ये मैट्रिक्स टेबल, ये पेपर डायग्राम, ये रोस्टर, ये साइड बिल्डर, और पहले दोनों अपन ने एरो डायग्राम और लैटिस पॉइंट लैटिस डायग्राम जो है वो दोनों बना चुका है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हमारा पूरा पूरा ये खत्म होता गया। बात समझ में आया ना? क्लियर है? चलो, बात क्लियर है मेरे हिसाब से? बहुत बढ़िया दोस्त। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, आर्टिकल है, वो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। क्या होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। जितना जरूरी डेफिनेशन को समझना था, जितना जरूरी रिप्रेजेंटेशन को समझना था, उतना ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका ये डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। इसको समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अगर नहीं समझोगे तो बोला गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं जरा ध्यान से। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन देखो जरा क्या है ना। अच्छा, लेट आर बी ए रिलेशन, कैपिटल ए एक सेट कंसीडर किए हो और कैपिटल बी एक और सेट। ठीक है, मान लो आर कोई भी एक रिलेशन है, आर कोई भी एक रिलेशन है जो ए सेट से बी सेट में डिफाइंड हुआ है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, तो अगर मैं बोलूं डोमेन ऑफ रिलेशन आर, उसको मैं बोलूंगा ए कोमा बी। रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर मिलेगा ना, रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर मिलेगा, उन सारे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट को लेकर के अगर मैं कोई सेट बना देता हूं तो वो डोमेन कहलाएगा, और दूसरे एलिमेंट को लेकर के अगर मैं कोई सेट बना देता हूं बी सच दैट, तब उसको अपन रेंज बोलेंगे। ठीक है, ए को लेकर के अगर मैं कोई सेट बना देता हूं तो वो डोमेन कहलाएगा, और बी को लेकर के अगर बना देता हूं तो वो रेंज कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो बात क्लियर होगा आपका? ठीक है, बात बिल्कुल आपका क्लियर होगा। ठीक, अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स है, मैं आपको एक आध एग्जांपल लेकर के समझा देता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं एक सेट लिया 1 2 3, और दूसरा एक और सेट लिया मैंने 4 और 5 6 7, और एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया
1,5 ऐसे ही रैंडमली मान लिया, 1,7 किसी रिलेशन के अंदर में ये डिफाइन हो रहा होगा। फिर मान लीजिए 3,4 3,6। वैसे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना होगा सेट एलिमेंट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 into 4 12 एलिमेंट्स होगा टोटल, 3 into 4 टोटल 12 एलिमेंट्स होगा, ठीक है। बट रिलेशन में मैंने सिर्फ 4 एलिमेंट्स ही पिक किया, 4 ऑर्डर पेयर ही पिक किया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इस रिलेशन का डोमेन क्या है बताओ तो एक बार आप बोलोगे, मान लो यहाँ पे और थोड़ा चेंज कर देते तो और थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, नहीं 2 कर देते, 2 6 कर देते। तो अगर मैं बोलूं डोमेन, है ना, या फिर 3 रहने दो, अगर मैं बोलूं डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है आप बताओ, आप बोलोगे कि सर डोमेन ऑफ रिलेशन ये है कि जितने रिलेशन के अंदर आपके पास जितने भी ऑर्डर पेयर आया उन सारे ऑर्डर पेयर्स का जो पहला एलिमेंट है उनको लेकर के अगर एक सेट बनाया जाता है तो वो डोमेन कहलाएगा। तो पहला एलिमेंट में तो सिर्फ 1 और 3 दिख रहा है, तो 1 और 3 को लेकर अगर एक सेट बना देते तो वो क्या होगा, डोमेन कहलाएगा, ठीक है। रेंज ऑफ रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर आया उनका सेकंड एलिमेंट को लेकर के अगर कोई सेट बना देते तो सेकंड एलिमेंट में कितने वैरायटी आया देख लो, 4 5 6 7 आ चुका है, ठीक है, 4 5 6 7 आ गया, क्लियर है, बात समझ में आया, ठीक, बिल्कुल। तो डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं आप समझ गए, क्लियर। अभी अगर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बताऊं यहाँ पे कि डोमेन ऑफ रिलेशन जो है ना वो हमेशा आपका पहला सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला सेट का सबसेट होगा। अब देख लो 1,3 1,2,3 का सबसेट है, यहाँ पे तो चलो प्रॉपर हो गया, बट इस केस में आप देखोगे इम्प्रॉपर हो गया, ठीक है ना। तो ये क्लियर पता रखना कि डोमेन जो होगा रिलेशन जिस सेट से जिस सेट में डिफाइन होगा, रिलेशन जिस सेट से जिस सेट में डिफाइन होगा, ठीक है, तो उस फर्स्ट सेट का डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन जो होगा वो हमेशा उस फर्स्ट सेट का सबसेट होगा, और रेंज ऑफ द रिलेशन जो होगा वो हमेशा उस सेकंड सेट का सबसेट होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं रेंज, और एक और टर्म डिफाइन होता है जिसको हम बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है ना। और ये कोडोमेन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का दूसरा सेट जो होता है उसी को बोला जाता है, क्लियर है, उसी का नाम कोडोमेन दिया जाता है। ये कभी भी आप खुद से निकाल नहीं सकते, आप डोमेन और रेंज को निकाल सकते हो बट आप कोडोमेन को कभी भी नहीं निकाल सकते, बात समझ में आया। आपके लिए डोमेन और रेंज निकालना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कोडोमेन को निकालना आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में एग्जामिनर सेट करके देगा, बात समझ में आ गया, क्लियर है। मैं वापस रिवाइज करा देता हूं, बोला डोमेन क्या है सर कि अगर कोई भी एक रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हो, मान लो बी से ए पे डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो बी से ए पे जो रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं उस रिलेशन को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखा तो जितने भी ऑर्डर पेयर आएगा रिलेशन के अंदर उन सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को पिक कर करके अगर मैंने कोई सेट बना दिया तो वो हो जाएगा आपका डोमेन ऑफ दैट रिलेशन, ठीक है। अगर मैं उन सारे ऑर्डर पेयर्स का जो रिलेशन के अंदर आया उन सारे ऑर्डर पेयर्स का सेकंड एलिमेंट को पिक कर करके अगर मैंने कोई सेट बना दिया तो वो हो जाएगा रेंज ऑफ द रिलेशन, ठीक है। और अगर मैं कोडोमेन का बात करूं तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, अगर रिलेशन बी से ए पे डिफाइंड है तो ए हो जाएगा कोडोमेन, अगर ए से बी पे डिफाइंड हो रहा है तो बी हो जाएगा कोडोमेन। तो ए से बी पे अगर डिफाइंड होता है तो रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा वो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट्स होगा, और अगर बी से ए पे डिफाइंड है तो रिलेशन के अंदर जो जो एलिमेंट्स आ रहा होगा वो बी क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट होगा। यही आप समझते हो और यही बेसिक्स है जो आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से एक एक चीज आपको पता होना चाहिए अच्छे से, क्लियर। चलिए दोस्त, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं देखो, है ना, कि ए अगर आपका एक नॉन एम्प्टी सेट हो जाता है, ठीक है ना, ए अगर नॉन एम्प्टी सेट होता है तो, है ना, मतलब अगर मैं बोलूं कि खुद के ऊपर किसी सेट का खुद के ऊपर रिलेशन जो है वो क्या है, खुद के ऊपर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, तो क्लियरली आप बोल सकते हो, यहां पे लिखा गया है देखो, है ना, देन ए रिलेशन फ्रॉम कैपिटल ए टू इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है ना। एक रिलेशन ए सेट से ए सेट के ऊपर कैसे डिफाइन होगा, जो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ऑब्वियसली ये समझ ही आता है। अगर मैं बोलूं ए सेट से बी सेट में कैसे रिलेशन डिफाइन होगा, जो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा।
तो ए सेट से ए सेट में रिलेशन कैसे डिफाइंड होगा? ऑब्वियसली जो ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा वही होगा ए क्रॉस ए के ए से ए के ऊपर डिफाइंड रिलेशन, मतलब खुद से खुद के ऊपर डिफाइंड रिलेशन जो होगा वो ऑब्वियसली सेम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना पड़ेगा। क्लियर? बात समझ आ रहा है? चलिए, तो डोमेन, रेंज, कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है वो भी हमने डिटेल में समझ चुके हैं। क्लियर? अगर हम वो सारी चीज समझ गए तो आगे का कहानी में हम बात करते हैं। वो कहानी हमारा क्या है? वो है इनवर्स ऑफ और रिलेशन क्या है। बात समझ में आ रहा है? इनवर्स ऑफ और रिलेशन क्या है? ठीक है, तो इनवर्स ऑफ रिलेशन कुछ नहीं है। इनवर्स ऑफ रिलेशन कुछ नहीं है। आप ध्यान से समझा करो कि अगर आपके पास कोई भी एक रिलेशन है जिसको आप ऐसे लिख रहे हो a कॉमा b such that a belongs to a, b belongs to b and a is related to b, a is related to b, ये अंडर कोई भी रिलेशन, तो r इनवर्स ऑफ रिलेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको ऐसे लिखा जाता है r इनवर्स। तो r इनवर्स जो हो जाएगा वो डायरेक्टली उल्टा हो जाएगा, दैट इज b कॉमा a हो जाएगा और कुछ नहीं। a कॉमा b अगर r में है तो इनवर्स में जो एलिमेंट होगा वो b कॉमा a होगा, ठीक है ना? तो तब b बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू, सॉरी a और b तो सेम एलिमेंट सेट का एलिमेंट रहेगा, है ना? एंड सो ऑन, ठीक है? तो यही है आपका इनवर्स ऑफ रिलेशंस। आप एनी रिलेशन आर का जो इनवर्स है उसको आप इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है? बात समझ में क्लियर? इसको आप यहाँ पे ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली ये क्लियर हो जाएगा कि अगर a कोमा b कोई भी एक एलिमेंट है जो r में प्रेजेंट है तो b कोमा a r इनवर्स में प्रेजेंट होगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो ना कि r इनवर्स का जो एलिमेंट है वो b कोमा a है, सच दैट a कोमा b जो एलिमेंट है वो r का एलिमेंट है। खत्म। तो यहां से डायरेक्टली समझ आता है कि a कोमा b अगर r का एलिमेंट है तो b कोमा a r इनवर्स का एलिमेंट होगा। क्लियर? तो यहां से आप समझ सकते हो दोस्त, यहां से आप समझ सकते हो कि अगर मैं डोमेन ऑफ r का बात करूं तो वो रेंज का क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर रेंज वाले अगर मैं इसका इनवर्स लिखना चाहता हूं तो क्या आएगा? देख, इसका इनवर्स आ जाएगा 5,1 7,1 4,3 6,3। तो अगर मैं डोमेन ऑफ r इनवर्स लिखूं तो कौन आएगा? फर्स्ट एलिमेंट आएगा सारे के सारे, दैट इज 4 5 6 7 आ जाएगा। और r ऑफ r इनवर्स अगर मैं लिखूं तो कौन आएगा? 1 और 3 आएगा। दैट इज डोमेन ऑफ r इनवर्स जो है वो रेंज ऑफ r के इक्वल हो रहा है, उल्टा हो रहा है, और डोमेन ऑफ r जो है वो रेंज ऑफ r इनवर्स के इक्वल है। एग्जैक्टली। तो इसी चीज को आपको समझ कर रखना है। बात समझ में आया? क्लियर है? चलो, तो एक आध एग्जांपल अपन कर लेते, बोला एक आध एग्जांपल कर लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक आध एग्जांपल दिया भी है तो उस एग्जांपल को मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं और उसको समझते हैं अकॉर्डिंगली। बात समझ आ रहा है आपको? चलो, अगर मैं बोलूं एक क्वेश्चन है, मान लो, है ना, एक रिलेशन डिफाइंड है किसी सेट ए पे। अच्छा, ए एक सेट है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, और आर एक रिलेशन ए पे डिफाइंड किया गया है ऑन ए, मतलब क्या? ऑन ए मतलब ए से ए पे ही डिफाइन किया है। बाय क्या बोला गया है? x, y belongs to r implies and implied x plus 2y is equal to 10। इसको अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? x, y such that x belongs to a, y belongs to a and x plus 2y बराबर 10। तो आपको r इनवर्स निकालना है और उनका डोमेन रेंज अकॉर्डिंगली निकालना है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को कर लेते चलो, ठीक है? ऐसे भी लिख सकते हो आप रिलेशन को, और इस तरीके से रोस्टर में भी लिख सकते हो। बोला जा रहा है कि इस रिलेशन जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो ए सेट से ए सेट के ऊपर ही डिफाइन किया गया है, मतलब ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होगा जो आपका रिलेशन होगा। क्लियर है? और आपका x और y, ऑब्वियसली अगर a क्रॉस a का सबसेट होता है तो x और y दोनों ही a सेट का एलिमेंट होगा, और x और y के बीच में जो रिलेशन है वो ये दिया गया है, ठीक है? तो अगर r को मैं पहले रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, मान लो x को 1 रखा मैंने, x को अगर 1 रखूंगा तो y 9/2 आ जाएगा। अभी x और y दोनों ही तो a पे बिलोंग करना पड़ेगा ना, मतलब x और y दोनों ही फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के बीच में कोई ना कोई होना पड़ेगा। तो y अगर 9/2 आ रहा है तब तो वो नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब x का वैल्यू 1 लेंगे तो काम नहीं होगा।
x का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो बिल्कुल y आपको 4 मिल रहा है। मतलब यहां से आपका ये एक रिलेशन का ऑर्डर पेयर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों आपको a सेट का एलिमेंट मिल रहा है। x को अगर आप 3 लोगे तो y नहीं होगा, अगेन y फ्रैक्शन में आ जाएगा। x को अगर आप 4 लोगे तो आपका y 3 आ जाएगा, बिल्कुल चलेगा। x को अगर आप 5 लोगे तो y 5/2 आ जाएगा, नहीं होगा। x को अगर आप 6 लोगे तो y 2 आएगा, बिल्कुल सही है ना, ये भी हो सकता है। x को अगर 7 लोगे तो नहीं होगा, x को अगर 8 लोगे तो y 1 आएगा, बिल्कुल सही है। x को 9 लोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा y, है ना। x को फिक्स कर करके y निकाल करके आप देखते जाओ। और x को अगर मैं 10 लूंगा तो y 0 आ जाएगा, बट y इक्वल टू 0 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर में y इक्वल टू 0 नहीं होता है, तो y x 10 भी नहीं हो सकता, और 10 से आगे तो x पॉसिबल है ही नहीं, और 1 के पीछे भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने 10 कॉम्बिनेशन x के लिए x को फिक्स कर करके चेक कर लिया, अकॉर्डिंगली y चेक करता गया, क्या y इस जगह पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ पे y a पे बिलोंग ना करके किसी दूसरे सेट में बिलोंग करता तो हम क्या चेक करते कि y जो है वो उस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। x को फिक्स कर करके y निकालते और चेक करते क्या वो y उस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। बात समझ में आया, क्लियर है। तो अकॉर्डिंगली आपको करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेशन। अगर ये आपका गिवन रिलेशन हो गया तो आर इनवर्स जो होगा वो ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे, 4,2 3,4 2,6 और 1,8। क्लियर, बस समझ में आ गया यहाँ से, बहुत बढ़िया। यहाँ से अगर कहानी आपका क्लियर हो गया तो आगे अपन चलते हैं ना और अच्छी चीजों को समझते हैं। तो आगे अगर मैं बात करूं तो देखो डोमेन ऑफ आर क्या होगा। डोमेन ऑफ आर हो जाएगा आर का सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 2 4 6 8 2 4 6 8, ठीक है ना। तो ये देखो हमेशा हमने बोलते आर डोमेन जो होगा किसी रिलेशन का वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट सेट का सबसेट होगा। तो ये पूरा पहला सेट तो यही है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इसका सबसेट दिख रहा है। बात समझ में आया, क्लियर। रेंज ऑफ आर अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट आ जाएगा 4 3 2 1 1 2 3 4 बोल सकते हो। तो ये भी क्या है, एग्जैक्टली ए का सबसेट दिख रहा है। और आर इनवर्स का डोमेन का अगर मैं बात करूं तो वो मान लो आर इनवर्स का डोमेन अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आर इनवर्स का डोमेन, आप क्लियरली देख रहे हो 1 2 3 4, और ये हो जाएगा आर इनवर्स का रेंज। बात समझ में आया ना। आर का जो डोमेन है वो आर इनवर्स का रेंज होगा, इनवर्स हो जाएगा, इसीलिए तो इसको इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। रिलेशन का ओरिजिनल रिलेशन का जो डोमेन है वो इनवर्स रिलेशन का, उसी रिलेशन का जो इनवर्स रिलेशन होगा उसका रेंज हो जाएगा, और ओरिजिनल रिलेशन का जो रेंज है वो उसी रिलेशन का क्या हो जाएगा, उसी रिलेशन का जो इनवर्स रिलेशन होगा उसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। और कोडोमेन तो दोनों में सेम रहेगा। कोडोमेन तो एग्जामिनर सेट करके दिया है, कितना सेट करके दिया है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेकंड सेट होता है वो कोडोमेन होता है, याद रखना। वो तो ए दिया है, यहाँ पे भी ए है, आर के केस में भी कोडोमेन ए है, और इसके केस में भी कोडोमेन ए ही होगा। कोडोमेन तो चेंज नहीं होगा, और ना ही कोडोमेन हम लोग निकाल सकते हैं। कोडोमेन तो एग्जामिनर हमेशा सेट करके देगा एंड अकॉर्डिंगली निकालने को बोलेगा। क्लियर, क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। तो ये पार्ट आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। बेसिक रिलेशन का जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हमने पूरा कवर कर लिया। अभी 1.3 एक्सरसाइज एग्जांपल आता है, उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन, है ना। वो सारे कहानी जो है वो क्या क्या है वो एक चीज हमने बातचीत करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, ये सारे चीज के इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सब के ऊपर डिटेल में बातचीत होगा। तो लगभग आप मान लो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में और 2 लेक्चर आपको मिलना बाकी है, ठीक है। आज को लेकर के सेट को लेकर के 3 लेक्चर हो गया और 2 लेक्चर मिल जाएगा तो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं पूरा रिलेशन चैप्टर का, है ना, तो लगभग आज हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का सारे क्वेश्चंस कर लिए, है ना। तो आप 1.2 आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा, 1.2 का सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन, है ना, ये आप पूरा कंप्लीट करके खत्म कर देना, ठीक है। और उसके बाद आप ये पूरा 1.3 एक्सरसाइज के रिलेटेड जितने भी आपका मान लो थ्योरी पोर्शन है वो सारी चीज हमने कंप्लीट कर दिया, है ना। अभी क्वेश्चंस बाकी है और क्वेश्चंस आएगा आगे, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।
खत्म हुआ हमारा रिलेशन का इंट्रोडक्शन पूरा जो भी पार्ट है आप बहुत अच्छे से सीट से देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली, है ना, जो आपको स्क्रीन में दिख गया होगा। और नोट्स प्रॉपरली बना के एक एक चीज को डिटेल में समझ के, मैंने जितने भी एक्स्ट्रा एग्जांपल्स बात किया उन सब में भी आप अच्छे से सारे पॉइंट्स में सोच करके प्रॉपरली नोट्स बना के, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करके अकॉर्डिंगली पूछना, अदरवाइज अपन जूम में या ऑफलाइन में अगर मिल रहे होंगे तो डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में 1.3 के एग्जाम्पल एक्सरसाइज के साथ में और अच्छे कुछ रिलेशन के बेसिक क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि इसमें कोई वैरायटी ज्यादा कुछ होता नहीं, फिक्स कंसेप्ट है ना, फिक्स्ड क्वेश्चन है ये, इजी, इतना इजी चैप्टर है, क्या बता इसे। ठीक है, तो अगर कंसेप्ट प्रॉपर्ली समझ आ गया कि क्या क्या होता है, छोटे छोटे टर्म्स बहुत ज्यादा है इसीलिए बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर प्रॉपर्ली चीजों को पकड़ना आप सीख गए कि कौन सा क्या है, सारे डेफिनेशंस अगर अच्छे से क्लियर है तो इससे आसान चैप्टर कुछ है नहीं सर। ठीक है, इसी से हमारा पूरा आगे फंक्शन एंड देन कैलकुलस पूरा मिलता है। क्लियर है पूरा? तो रिलेशन, बेसिक रिलेशन खत्म हो गया। अगले लेक्चर में जो लेक्चर 4 होगा इस चैप्टर 1 का सीरीज का, उसमें अपन 1.3 का एग्जांपल एक्सरसाइज और 1.4 का जितने भी थियरी है, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन, एंटायर जितने भी बातचीत है वो सारी चीज लेकर के आएंगे एंड देन लास्ट लेक्चर में हमारा सिर्फ क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आज के लिए अपन यहीं तक समाप्त करते लेक्चर को। आप प्रॉपर्ली नोट्स बना करके चीजों को अप टू डेट रखना, कंप्लीट करना, और जो भी डाउट है अकॉर्डिंगली आप मेरे को पूछ लीजिएगा। तो चलिए आज यहाँ तक रखते हैं, अलविदा।